15 अगस्त सन 1947 को ब्रिटिश शासन की समाप्ति के साथ ही भारत को स्वतंत्रता मिली। लहराता तिरंगा दिल्ली के लाल किले का सरताज बना। हालांकि उससे 3 साल पहले तिरंगा एक बार भारत की भूमि पर लहराया था। उस दिन ब्रिटिश साम्राज्य का अंत क्षितिज पर साफ नजर आ रहा था। तत्कालीन कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योग्य नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को खत्म करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने मणिपुर राज्य के मोइरांग शहर में तिरंगा फहराया था। वो दिन था 14 अप्रैल सन 1944। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमारा देश 14 अप्रैल 1944 को ही आज़ाद हो गया था, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश फौज को हराकर मोइरांग में भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था। और उस आज़ादी का श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी INA को जाता है। 15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि में स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा ने हालांकि अधिकतर लोगों के मन में 14 अप्रैल के महत्व को कम कर दिया था, लेकिन हरियाणा के कंसाला गांव के लोगों के बीच इसकी यादें आज भी उज्जवल हैं, क्योंकि इस गांव के कुछ लोग आजाद हिंद फौज में शामिल थे। देश के लोगों को पहली बार अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी की खुशी महसूस करने का अवसर मिला था। भारत सरकार के अनेक विभागों में काम करते हुए मैंने देश के बहुत सभी राज्यों को भ्रमण किया है। उन राज्यों में मैंने पाया कि वहाँ के लोगों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सबसे ज़्यादा आदर भाव है भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, और देश के लोग उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते हैं। तो हम नेताजी के सुभाष चंद्र बोस जी के कंट्रीब्यूशन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कैसे भूल सकते हैं। विरासत, परंपरा और देशभक्ति ऐसी चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती है। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांत, साहस और वीरता मित्तर सेन भारद्वाज के परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है, और इसने इनके सुपुत्र डॉक्टर अतुल भारद्वाज और पौत्र आरव भारद्वाज दोनों के जीवन में अपनी छाप छोड़ी है। उनके लिए सुभाष चंद्र बोस आदर्श के प्रतीक है। साहस और वीरता के साक्षात रूप है सुभाष चंद्र बोस। मेरे बचपन से ही मेरे पिताजी मुझे फ्रीडम फाइटर्स की कहानी सुनाते थे, और हमारे घर में रामायण महाभारत से ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी सुनाई जाती थी। और यही कहानियाँ मेरे पिताजी ने मेरे दोनों बेटों को सुनाई, जिस कारण से उनके मन में एक छोटी सी उम्र में ही देशभक्ति की भावना जाग उठी। बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ बहुत ट्रैवलिंग किया करता था, और उस टाइम मेरे दादाजी मुझे भगवानों की और हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ सुनाते थे। मैं सबसे ज़्यादा नेताजी से इंस्पायर हुआ। मैं कभी कभी अपने दोस्तों को भी ये कहानियाँ सुनाता था और वो चौंक जाते थे। भारत की स्वतंत्रता के गौरवशाली 75 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर मित्तर सेन भारद्वाज अपने देशवासियों को उस दिन की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझते हैं, जिसे अभी सब भूल चुके हैं। 2600 जिंदगियों की आहुति के बदले इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ने वाले उस दिन को लोगों के दिलों में फिर से जगाना चाहिए, पर कैसे? मैं बहुत बार बैठे बैठे ये सोचा करता था कि मैं किस प्रकार से नेताजी के कंट्रीब्यूशन और उनके आदर्शों को किस प्रकार से पूरे देश में फैलाऊं। तो मुझे इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान आया, जिन्होंने पूरे देश का भारत भ्रमण पैदल किया था। जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि वो मोइरांग से दिल्ली तक साइकिल चला के आना चाहते हैं, तो मेरे मन में आई कि ये कैसी इलॉजिकल बात कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा। उनकी एज 65 ईयर्स है। ऐसे में मेरे भाई ने कहा क्यों ना हम ये ऐसा करें कि वो या मैं, हम दोनों में से एक जन ये साइकिल यात्रा करके आएँ। उसके बाद मुझे सबसे बड़ा शौक तब लगा जब मेरे 10 साल के बेटे आरव ने कहा कि मैं ऑलरेडी दादाजी से बात कर चुका हूँ और ये साइकिल यात्रा मैं करूँगा। जब मेरे पुत्र आरव भारद्वाज ने ये कहा कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मैसेज और उनके आदर्शों को देश में साइकिल के थ्रू
फैलाएगा। तो मैंने सोचा वह सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा है, लेकिन जब मैंने देखा कि वाकई वो बहुत सीरियस है तो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए मैंने ये विचार त्याग दिया। जब आरव ने ये साइकिल यात्रा का प्लान किया और उस टाइम मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि हम इस प्लान को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि एक 10-5 साल के बच्चे के लिए ये यात्रा करनी मुश्किल है, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी का जो ड्रीम है वो फुलफ़िल नहीं हो पाया। तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आरव के साथ जाऊंगा, वो साइकिल पे रहेगा और मैं उसे कंपनी दूंगा, और ये सोच के हमने साइकिलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो एक विशेष अभ्यास की शुरुआत हुई। पिता पुत्र के साइकिलिंग के प्यार को अब और गहरा मकसद मिल गया था। घर से कुछ किलोमीटर दूर एक पार्क में शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ नियमित साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू हुआ। बालक आरव को प्रोत्साहित करने के लिए दादा मित्र सेन अक्सर अभ्यास सत्रों में आते थे। जब भी आरव प्रैक्टिस के लिए जाता था तो मैं उसको कोई देखता था तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता था, जिसमें मुझे लगता कि भाई आरव जो कुछ कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो कर रहा है। क्योंकि इस चीज़ को देखकर मुझे लगता था कि जो भी हमने संस्कार और शिक्षा आरव को दी है वो सही दी गई है, और मुझे उसकी इस संस्कारों के ऊपर और शिक्षा के ऊपर अच्छा महसूस होता था। आरव को बचपन से ही साइकिलिंग का बहुत शौक था, और जब उसकी नई साइकिल आई वो और भी एक्साइटेड था और अपने फादर के साथ रेगुलरली साइकिलिंग के लिए जाता था। पर कुछ दिनों से मैंने देखा कि दोनों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुबह जल्दी उठ के भी साइकिलिंग के लिए जाने लगे हैं। तब मुझे थोड़ा शक हुआ, और जब इन्होंने मुझे इस प्लान के बारे में बताया, मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। $2600 किलोमीटर का डिस्टेंस और 10 साल का बच्चा, ऊपर से गर्मी का मौसम, एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे को कैसे परमिशन दे सकती हूँ। जब मेरी वाइफ को ये प्लान के बारे में पता चला तो उसे बहुत टेंशन हुई और उसने मना कर दिया। तो एक बार मुझे भी ऐसा लगा कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि एक 10 साल का बच्चा इतनी लंबी साइकिलिंग करके आए। लेकिन फिर एकदम से मेरे मन में ख्याल आया कि सचिन तेंदुलकर ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। अगर उस समय उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया होता तो दुनिया को उसका बेस्ट बैट्समैन नहीं मिला होता। और अभी मेरा बच्चा छोटा है, सिर्फ 10 साल का है, उसके मन में आज इतनी बड़ी चीज़ करने की आई है। आज अगर एज अ डॉक्टर, एज अ फादर मैं उसका सपोर्ट नहीं करूँगा तो लाइफ लॉन्ग ये हमेशा उसके मन में एक सेटबैक रहेगा और वो किसी भी चीज़ को शुरू होने से पहले डर जाएगा। तो हमने अपनी साइकिलिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करी। हालांकि साइकिल चलाना एक आम आदत थी, पर इस रोमांचक अभियान के लिए एक अलग ही प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में मानसिक रूप से स्वस्थ होना उतना ही आवश्यक था जितना कि शारीरिक रूप से। शुरुआती दिनों में मनोबल की कमी के कारण आरव अभ्यास शुरू करने के बाद जल्दी ही थक जाता था। उस वक्त पिता अतुल भारद्वाज और दादा मित्र सेन ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। जब हमने ये साइकिलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मुझे ऐसा लगा कि आरव थक रहा है, लेकिन वो थकान जो थी उसकी वो फिज़िकली कम और मुझे मेंटल ब्लॉक ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसे काउंसिल करने लगा। मैंने उसे बताया बेटा कि फेलियर इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। इसके अलावा मैं उसको अलग अलग साइकिलिंग ट्रैक्स पे, अलग अलग रूट्स पे ले जाने लगा सो दैट मैं उसका ध्यान डाइवर्ट कर सकूं। जो बालक नेताजी और विवेकानंद जी जैसे देशभक्तों को आदर्श मानकर बड़ा हुआ हो, वो अपने भीतर डर को बैठने नहीं दे सकता। कुछ ही दिनों में आरव के दिल से सारा डर दूर हो गया और वो तेज रफ्तार में पिता अतुल भारद्वाज से आगे निकल गया। पहाड़ी इलाकों के ऊंचे नीचे क्षेत्रों में साइकिलिंग की आदत डालने के लिए
शहर के फुटब्रिज को चुना। अपने पिता के मार्गदर्शन में सुबह की चहल पहल शुरू होने से पहले आरव की साइकिलिंग का अभ्यास भोर के समय शुरू होता। मैंने देखा कि आरव मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार है इस साइकिलिंग ट्रिप के लिए। तब हम सब साथ में बैठे, पूरे फैमिली मेंबर्स, हमने मैप निकाला सो दैट हम अपना रूट मैप बना सकें और हम एक अपना स्टे क्या करना है, किधर रुकना है, कितनी साइकिलिंग करनी है वो प्लान कर सकें। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये घर पे बैठ के नहीं होगा, इसके लिए हमें उस पूरे एरिया की रेकी करनी ज़रूरी है। यात्रा में बाधाओं का सामना करने से बचने के लिए या परेशानी का सामना करने पर क्या करना चाहिए ये जानने के लिए और रास्ते के बारे में गहन रूप से जानने के लिए एक संपूर्ण विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। इस पर परिवार वालों में आपसी बातचीत हुई। विभिन्न प्रकार की स्थितियों की कल्पना करते हुए हर सदस्य ने अपने तरीके से सलाह और सुझाव दिए। इस पारिवारिक चर्चा में तय हुआ कि चाचा रोहताश कुमार भारद्वाज सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करने और क्षेत्रीय अधिकारियों और विभिन्न क्लबों और संगठनों को सूचित करने के लिए दिल्ली से इम्फाल के लिए एक टीम के साथ कार लेकर जाएंगे। आरव, अतुल और मित्रसेन 13 अप्रैल को फ्लाइट से इम्फाल पहुंचेंगे। वे मार्ग निरीक्षण टीम से मिलेंगे और फिर साथ में मोइरांग के लिए प्रस्थान करेंगे। 14 अप्रैल को आरव और अतुल दिल्ली की ओर अपनी साइकिल यात्रा शुरू करेंगे। मित्रसेन और बाकी लोग कार से उनके पीछे आएंगे। जब ना चाहते हुए भी मुझे आरव को इस साइकिल यात्रा की परमिशन देनी पड़ी, तब मैंने सोचना शुरू किया कि इस दौरान आरव को कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, आरव सेफ रहे, उसके लिए क्या किया जाए। इस बारे में मैंने रिसर्च की, अपने कलीग से भी बात की। ऑल्दो उसके फादर डॉक्टर हैं, बट मदर होने के नाते मुझे फिर भी चिंता थी और उसको सेफ़ और मेडिकली सेफ़ कंडीशन में रखने के लिए जो भी पॉसिबल होना चीज़ें थी वो हमने तैयार करके गाड़ी में रखी। 6 अप्रैल को मार्ग निरीक्षण टीम ने अपने सभी सामानों और आवश्यक वस्तुओं के साथ इम्फाल की ओर प्रस्थान किया। साइकिल कंपनी को सूचित किया गया, जिसने अपनी इम्फाल शाखा से साइकिलों की डिलीवरी का आश्वासन दिया था। जब मैंने अपने पापा को बैग में दवाइयाँ, कपड़े, साइकिल के पार्ट्स और खाना रखते हुए देखा, तो मैंने भी अपने बैग में कुछ चॉकलेट्स और चिप्स रखे। जैसे ही मैं इम्फाल में एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे मेरे आंखों के सामने मुझे वो सीन याद आ रहा था, जैसे कि आईएनए और ब्रिटिश आर्मी के बीच युद्ध चल रहा है और बाद में आईएनए ने मोइरांग में विजय हासिल की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में कैप्टन शौकत अली ने भारत का तिरंगा झंडा मोइरांग में फहराया गया। 14 अप्रैल 2022 आखिरकार वो प्रतीक्षित दिन आ ही गया। हर साल इस ऐतिहासिक दिन का मोइरांग में एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह पूर्ण सम्मान के साथ पालन किया जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एन वीरेंद्र सिंह की उपस्थिति में इस वर्ष के समारोह का विशेष मेहमान था आरव। उन यादगार लम्हों को देखने के लिए पूरा भारद्वाज परिवार और उनके करीबी लोग मौजूद थे। मुख्य समारोह के अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरव की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने की घोषणा की। मित्रसेन भारद्वाज भरी आंखों से अपने पौत्र आरव के माध्यम से अपने सपने को पूरा होते देख रहे थे। धधकते दिल में विश्वास लिए देशभक्ति से प्रेरित साइकिल यात्रा उस स्थान को नमन करके शुरू हुई जहां तिरंगे की महिमा बिखेरे भारत में स्वतंत्रता का पहला झंडा लहराया गया था। भीतर से एक आवाज गरज उठी, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो। ये देशभक्ति से प्रेरित साइकिल यात्रा मणिपुर राज्य से शुरू हुई। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने मणिपुरी नृत्य, स्वादिष्ट कबोक यानी उबले हुए चावल और सब्जियों का मिश्रण, मार्शल आर्ट, महिलाओं की एक विशेष पोशाक आदि की छवि उभर कर आती है। एक ऐसी भूमि की छवि जो उत्सवों से समृद्ध है। उनकी यात्रा में विभिन्न जगहों में अलग अलग क्लबों और कुछ उत्साही लोगों ने भी कभी कभी कुछ दूर तक इस टीम का साथ दिया।
इस जर्नी की सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें बहुत लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला। जहाँ भी गए लोगों ने हमें स्वागत किया, हमें फेलिसिटेट किया, अपना आशीर्वाद दिया, और वही चीज़ थी जिसने हमें मोटिवेट किया। जैसे हम एक जगह से जर्नी स्टार्ट करते थे और जैसे ही हम थकते थे तो हमें लगता था नहीं, पीछे इतने लोग हमारे पीछे खड़े हैं जिनको हमसे उम्मीद है, जिन्होंने हमें प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, और ये चीज़ हमें सपोर्ट करती थी, मोटिवेट करती थी साइकिलिंग के लिए। एक लंबी यात्रा 2612 किलोमीटर। इतनी लंबी यात्रा पर निकलने के लिए अत्यधिक धैर्य और योजना की जरूरत होती है। अगर शुरू में ही शरीर थक जाए तो बाकी की यात्रा कठिन हो जाती है। इसलिए फैसला किया गया कि शुरुआत में कम मील की दूरी तय की जाएगी। इन अभियानों में सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं होता और कुछ ऐसा ही हुआ था। थोड़ी दूरी तय करने के बाद मूसलाधार बारिश उनकी पहली बाधा बन गई। उन्हें विराम लेना पड़ा। जब हमने पहले दिन यात्रा शुरू की तो उस दिन खूब तेज़ आंधी और बारिश आ गई, और ऐसे में मैं बहुत मायूस हो गया, बहुत डिप्रेस्ड हो गया कि ये क्या हो रहा है, ऐसे हम कैसे अपनी यात्रा कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर आरव ने मुझे कहा कि पापा आप टेंशन मत लो, दादू ने मुझे सिखाया है, दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ सक्सेस। जब भी आप कोई बड़ा प्लान करने जाते हो तो ऐसी रुकावटें आती हैं। लगभग आधे घंटे बाद बारिश अचानक बंद हो गई और यात्रा फिर से शुरू हुई। लेकिन सड़क गीली होने की वजह से उन्हें अब सावधानी के साथ बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ा। बारिश शुरू होने के बाद मुझे बुरा तो लगा था कि ये क्यों शुरू हो गई, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया, अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा लग रहा था। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रोड पूरा गीला हो गया था, तो इसलिए दिमाग में ये था कि सेफ्टी ज़रूरी है। तो मैंने आरव को कहा बेटा एंजॉय कर वेदर को, लेकिन थोड़ा संभल के चलाना, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे चौराहे पर ले आती है जहां हम उस रास्ते को चुन लेते हैं जो हमें सही लगता है और उसी पर आगे बढ़ते हैं। बारिश की बाधाओं और फिर गीली फिसलन भरी सड़क की वजह से इम्फाल पहुंचने में निर्धारित समय से बहुत ज्यादा देर हो गई और यात्रा आज के लिए यहीं खत्म हुई। अब फिर अगले दिन यात्रा शुरू होनी थी। अगले दिन सुबह तक बूंदाबांदी की वजह से सूरज नजर नहीं आया। आरव इसके बावजूद तैयार था। वो अपने उत्साह को काबू में नहीं रख पा रहा था। ये तय हुआ कि वे बारिश की परवाह किए बिना यात्रा जारी रखेंगे। पिछली रात भारी बरसात होने की वजह से सड़कें गीली थीं और जगह जगह पानी भर गया था। उन बाधाओं को पार कर वे एक अति सुंदर स्थान पहुंचे। दोनों तरफ विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ एक विस्तृत और जगमगाता सड़क मार्ग, और उस सड़क पर 10 साल का एक बच्चा अपने अकल्पनीय सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसके दिल में आग धधक रही है। वो अपने विश्वास पर अटल है और नेताजी और स्वामी जी उसके मार्गदर्शक हैं। ये अभियान सिर्फ 2600 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि राज्यों के लोगों, परिवेश और संस्कृति से परिचित होने के लिए भी है। साथ ही
इन क्षेत्रीय लोगों को उनकी साइकिल यात्रा के महत्व और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 14 अप्रैल की भूमिका से अवगत कराना भी है। पहाड़ों से घिरी मणिपुर की ये भूमि जितनी सुंदर है उतनी ही शांत, यानी उनके अभियान के लिए ये बिल्कुल सही स्थान है, जिस वजह से दूसरे दिन उन्होंने समय से पहले ही अपने निर्धारित 65 किलोमीटर को पार कर लिया। जब हमने ये ट्रिप प्लान किया था तो मोस्टली हमारा टारगेट डेली 80 to 90 किलोमीटर्स था, लेकिन स्टे फैसिलिटी की वजह से, सेफ्टी इशू की वजह से कभी हमने 50 किलोमीटर भी किए और कभी हमने 100 किलोमीटर भी पार किए। तीसरा दिन, आज मणिपुर से निकलकर दूसरे राज्य नागालैंड में प्रवेश करना है और गंतव्य है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इस दिन अधिक दूरी तय करनी है, लगभग 80 किलोमीटर। साइकिल पर 80 किलोमीटर की दूरी तय करना कितना मुश्किल है, ये एक साइकिल सवार ही जानता है। ऊपर से आरव की उम्र है सिर्फ 10 साल। नागालैंड पूर्वी भारत के अंतिम छोर पर स्थित ये राज्य सदाबहार पेड़ों से घिरा हुआ है। ये राज्य हमारे सामने आदिवासी पोशाक, अनानास, पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों, बांस से बनी कलाकृतियों और एक उत्सव मुखरित भूमि की तस्वीर पेश करता है। यहाँ की सड़क ऊबड़ खाबड़ है और इसलिए साइकिल चलाना काफी थकान भरा होता जा रहा था। कहीं कहीं सड़कों की मरम्मत हो रही है तो कहीं वे टूटी हुई हैं और कहीं सड़कें जंगल में गुम हो गई हैं। इन सभी बाधाओं से जूझते हुए वे आज के गंतव्य दीमापुर की ओर बढ़ते रहे। कंटिन्यूसली एक ही रूटीन फॉलो करते हुए साइकिलिंग का बीच में आरव और मैं बोर हो जाते थे, तो ऐसे में हम खूब सारी बातें करते थे, कभी पढ़ाई के बारे में, कभी क्रिकेटर्स के बारे में, कभी मूवीज़ के बारे में, और कभी कभी तो हम कहते थे चलो लेट अस रेस, देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा। डेफिनेटली थोड़ा रिस्की था, लेकिन मैं आपको कहता था कि बेटा ज़्यादा तेज़ मत चलाना, लेकिन हम थोड़ी सी रेस कर लेते थे जहाँ पे हमें रोड क्लियर मिलता था और इस तरह अपने आप को हम रिफ़्रेश कर लेते थे। अभियान के 5वें दिन उन्होंने बोकोलिया के रास्ते असम में प्रवेश किया। चाय के लिए मशहूर असम से हमें बिहू, कामाख्या मंदिर, मुगा सिल्क, गैंडा आदि का सुहाना दृश्य याद आता है। इस साइकिल यात्रा में NH-29 क्षेत्र का अधिकांश भाग पहाड़ियों से भरा है, जहां साइकिल चलाना कठिन हो जाता है। फिर भी दिल्ली तक पहुंचने के लक्ष्य ने तन और मन की शक्ति को जिंदा रखा। चौड़ी और साफ सड़कें और सुहावना मौसम उनका रास्ता सुगम बना रहे थे। 6 दिन बाद 70-80 किलोमीटर की दूरी तय करके वे नौगांव पहुंचे और 7वें दिन 114 किलोमीटर की दूरी तय करके गुवाहाटी। हमारे इनिशियल रूट प्लान में हम नगांव से जागी रोड तक साइकिलिंग करने वाले थे और वहाँ स्टे करने वाले थे, लेकिन फिर हमारे मन में आया क्यों ना हम गुवाहाटी चले जाएं और वहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा स्टे करें, क्योंकि वहाँ हम कामाख्या देवी टेम्पल के दर्शन करने चाहते थे और उनसे आशीर्वाद लेना चाहते थे। जागी रोड 65 किलोमीटर्स था और गुवाहाटी 50 किलोमीटर्स था, तो उस दिन हमने मन बनाया क्यों ना 65 + 50 115 किलोमीटर कर लिए जाएं। और ये देवी माँ का आशीर्वाद था कि हम उनका दर्शन करना जाने चाह रहे थे और हम 115 किलोमीटर पहली बार कर पाए अपनी लाइफ में।
जो मेरी यात्रा का 7वां दिन था, जिसमें मैंने नगांव से गुवाहाटी साइकिल चलाई थी जो 114 किलोमीटर है, उसी दिन मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास आ गया कि चाहे जितने भी किलोमीटर हों, मैं उनको ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन यही स्वाभाविक है, जब किसी की रगों में देशभक्ति दौड़ती है और उनके परवरिश उनके पिता और दादा के मूल्यों, विश्वास और सिद्धांतों के साथ होती है, तो कोई भी बाधा उनके आगे टिक नहीं सकती। मानो वे बाधाओं को तोड़ने और उन्हें चुनौती देने के लिए ही पैदा हुए हैं। साधारण के भीतर वे ही हैं जो असाधारण हैं। अपनी इन संतानों पर देश को भी गर्व है। इम्फाल से दिल्ली का सफर तय करने के लिए उन्हें 8 राज्यों से होकर गुजरना था। हर राज्य में लोगों की जीवन शैली, भाषा, संस्कृति, कपड़े और भोजन के अलग अलग प्रकार होते हैं। भारत की विविधता के बीच एकता के ऐसे समन्वय से परिचित होना इस साइकिल यात्रा का दूसरा उद्देश्य है। माँ होने के नाते मुझे चिंता रहती थी, पर यह संतुष्टि भी रहती थी कि उसके फादर और ग्रैंडफादर उसके साथ में हैं और ये हमारा देश है, हमारे लोग हैं, कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी भी तो उसका सामना कर लिया जाएगा। बारहवें दिन उन्होंने अलीपुर के रास्ते से पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया। पहाड़ियों से घिरे और सागर किनारे बसे इस राज्य में है रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ है रसगुल्ला की मिठास, बाउल की धुनें, भाटियाली और पल्ली गीतों के सुर जैसे हवाओं में घुले हुए हैं। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र का निवास स्थान होने के बावजूद उन्हें निर्धारित मार्ग पर बने रहने के लिए उस जगह से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी से गुजरना होगा। उनका हमेशा प्रयास रहा कि सूरज पूरा चढ़ने से पहले ही जितनी ज्यादा संभव हो यात्रा की जाए, इसलिए पाँव फटते ही उनकी यात्रा शुरू हो जाती थी। दिन शुरू होते ही आसमान के कैनवस में प्रकृति की चित्रकला देख मन आश्चर्यचकित होकर उत्साह से भर जाता था। मैं रोज साइकिलिंग करके अपनी मम्मी और भाई से बात करने के लिए वीडियो कॉल करता था और उनको मेरे पूरे दिन के बारे में बताता था। 32 दिनों में साइकिल चलाकर इतनी लंबी दूरी तय करना जहां एक वयस्क के लिए मुश्किल है, वहां एक 10 साल के बच्चे की बात ही छोड़ दें। लेकिन जब आपके तन मन में नेताजी सुभाष की वीरता की अग्नि धधक रही हो, तब ऐसे असाध्य को साधना बच्चों के खेल जैसा लगता है। पश्चिम बंगाल में मिली अच्छी खातिरदारी को यादों में पिरोए 15वें दिन किशनगंज होते हुए वे गौतम बुद्ध की स्मृतियों को सजोए हुए राज्य बिहार पहुंचे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म स्थान कहलाने वाला बिहार हमें दुनिया के पहले विश्वविद्यालय नालंदा की याद दिलाता है। ये भूमि है छठ पूजा, ठेकुआ और लिट्टी की।
बिहार पहुंचने के बाद ही उन्हें लगातार 5 दिनों तक रोजाना 100 से 121 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा, जो वाकई में यादगार अनुभव है। लेकिन ऐसा करने की वजह क्या थी? जो हमारी बिहार में साइकिलिंग थी वो काफ़ी टफ रही। उसका रीज़न एक तो सडनली हम कोल्ड वेदर से हॉट वेदर में आ गए थे। उसके अलावा जो बिहार की हमारी जर्नी थी वहाँ पे जो जगह थी काफ़ी डिस्टेंस पे लोकेटेड थी, इसलिए हमने 5 दिन वहाँ पे लगातार एवरीडे 100 किलोमीटर्स हमें साइकिलिंग करनी पड़ी, जिसमें हमने मैक्सिमम 120.5 किलोमीटर साइकिलिंग की। टोटल हमारी इस पूरी जर्नी में हमने 9 बार 100 क्रॉस किए, लेकिन इसमें से जो 5 थे वो कॉन्जिक्यूटिव डेज पे थे जो हमें बिहार में करने पड़े बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इस यात्रा का एक बड़ा भाग खत्म करने के बाद आरव और उसकी टीम 20वें दिन कुशीनगर होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंची। श्री रामचंद्र की ये पावन जन्मस्थली विश्व के 7वें आश्चर्य ताजमहल की अद्भुत सुंदरता के अलावा कथक, आम और बालूशाही के लिए जानी जाती है। इनिशियल प्लान के हिसाब से जो मोइरांग मणिपुर से दिल्ली तक का डिस्टेंस है बाई रोड वो 2500 किलोमीटर है, और इसीलिए हमने अपने टी शर्ट्स और बहुत सारे पोस्टर्स बनवा लिए जिस पे हमने जर्नी लिखी 2500 किलोमीटर्स की। लेकिन क्योंकि हमने हर जगह शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आए, इस कारण से हमारी टोटल जो साइकिलिंग थी 2700 किलोमीटर्स प्लस चली गई। हमने फैज़ाबाद इसलिए विज़िट किया क्योंकि वहाँ पे गुमनाई बाबा समाधि है। ये मान्यता है कि इंडिपेंडेंस के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वहाँ पे रहते थे और वही गुमनाई बाबा थे, और शरीर पूरा हो जाने के बाद वहाँ पे उनकी समाधि बना दी गई। ये फैज़ाबाद में गुप्तार घाट पे है। गुप्तार घाट वही जगह है जहाँ से भगवान श्री राम ने अपने भक्तजनों के साथ परम धाम गमन किया था।
हमारी जो ये जर्नी थी ये शहीदों को श्रद्धांजलि थी, इसलिए हमने रास्ते में रेड हिल, इम्फॉल पीस मेमोरियल, चौरी चौरा, काकोरी, चंपारण और मेरठ शहीद स्मारक पे श्रद्धांजलि अर्पित करी और ये हमने अपनी जर्नी नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में आके समाप्त की। जब आरव साइकिलिंग कर रहा था मेरा दिन बहुत बेचैनी से गुजरता था। दिन इतने लंबे लगते थे और मैं शाम होने का इंतज़ार करती थी कि कब वहाँ से फ़ोन आएगा कि आज हम सही सलामत अपनी न्यू डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं, और मैं शाम होने तक आरव के फ़ोन का इंतज़ार करती थी। यात्रा के आखिरी पड़ाव तक आकर 31वें दिन दिल्ली से कुछ पहले वे सोनीपत के रास्ते हरियाणा पहुंचे। हरियाणा अपनी गो संपदा, लोक संगीत, कढ़ाई और हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। अपनी साइकिल यात्रा में मुझे अपने अंदर कोई पावर महसूस हो रही थी जो मुझे साइकिल चलाने में मदद कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पावर और कोई नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तकरीबन 2612 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद इस साइकिल यात्रा के अंत में 15 मई का दिन ढलते ढलते 32वें दिन वे सोनीपत से निकलकर पहुंचे दिल्ली। आईएनए मेमोरियल मोइरांग से नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली तक की 32 दिन की साइकिल यात्रा के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के मौसमों और विभिन्न प्रकार की सड़कों को और रास्तों को पार करना पड़ा, जिसमें 32 दिन तक किसी प्रकार की पूरी टीम को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, ना ही कोई शारीरिक, ना ही कोई टेक्निकल और ना ही कोई किसी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम आई। और जिसके हिसाब से हम कभी कभी ये सोचते थे कि ये 32 दिन तक बिना किसी तकलीफ़ के ये सब कैसे संभव हो सकता है। तो फिर मैं खुद भी कई बार ये सोचता था कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए सब कुछ सही सलामत होता जा रहा है। हमारे ग्रुप में भी लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि बिना किसी भी तकलीफ़ के हमारी 32 दिन की यात्रा संपूर्ण हो गई।
राष्ट्रीय समर स्मारक पर आकर समाप्त हुई। आरव को भारतीय सेना की ओर से भारतीय सशस्त्र बल पदक से सम्मानित किया गया। यह यात्रा 14 अप्रैल को शुरू हुई और आज 15 मई को 31 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत कैनोपी पर पूर्ण हुई, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को प्रदर्शित करती है। यह देशभक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प को परिलक्षित करता है। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। On behalf of Indian Armed Forces and National War Memorial, we are highly honored to welcome Master Arav Bharadwaj, who has completed a historic journey from INA War Memorial Moirang, Manipur to National War Memorial Delhi. He has covered a distance of 2,500 kilometers along with his father Dr. Atul Bharadwaj on bicycle. The journey started on 14th April and has culminated today, 15 May, after 31 days at Canopy area, which adorns the image of Netaji Subhash Chandra Bose. This is a truly inspirational story of patriotism, courage and determination. We salute his spirit. Thank you. आखिरकार एक बालक की उद्देश्यपूर्ण लंबी साइकिल यात्रा यहीं समाप्त हुई। लेकिन क्या ये वाकई एक अंत था या एक नया दृष्टिकोण था कि अगर आपके दिल में दृढ़ता, विश्वास, आदर्श और एकाग्रता हो तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आरव का दिखाया यह दृष्टिकोण आने वाले दिनों में एक भी जिंदगी को रोशन कर सके तो उसकी यात्रा को सही मायने में पूर्णता मिलेगी। इस प्रकार प्रेरणा की अग्नि युगों युगों तक प्रज्वलित रहती है।